नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत सिंह आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग सब सही सलामत होंगे। तो जैसा कि कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप एक-एक वीडियो डालेंगे जिससे आपको अमानत सीखने में या नापी सीखने में बहुत आसानी होगा। तो कल के वीडियो में हम देखे थे कि कैसे कट्ठा को डिसमल में बदला जाता है, इंच को फीट में, कड़ी को फीट में कैसे बदला जाता है। तो कल के वीडियो में हम बताए थे कि कल हम जानेंगे किसी भी प्लॉट का रकबा अर्थात क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। लेकिन उससे पहले जरूरी क्या हो जाता है, जो जमीन का कागज क्या है, कैसे पेपर देखा जाता है, क्या होता है, नहीं होता है, इस सब चीज के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे जमीन नापी का या जमीन का मालिकाना हक का जो सबसे पहला चीज है वो है खतियान के बारे में जानना। तो रकबा निकालना, कैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है, हम कल के वीडियो में देखेंगे। आज सबसे पहले हम देख लेते हैं जो खतियान क्या है, खतियान कैसे बनता है, उसमें क्या क्या होता है, खतियान में क्या लिखा रहता है। कभी कभी आप देखे होंगे जो खतियान में लिखा रहता है, जो मान लीजिए कोई खतियान है, उसमें देखे होंगे जो लिखा हुआ कोई आदमी का नाम, उसमें 4 अंश, फिर किसी आदमी का नाम, उसमें 5 अंश। तो अंश का मतलब क्या होता है, खतियान क्या है, कितने प्रकार का होता है, कब खतियान कैसे क्या होता है, इस सब चीज के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम समझते हैं जो खतियान के बारे में संपूर्ण जानकारी। ये हमारा अध्याय 2 है। आप लोग से अनुरोध है कि अगर आप लोग अमानत सीखना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप या छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आप लोग को पूरा बात जितना भी है अमानत का बात सब समझ में आएगा। क्योंकि छोटी छोटी बात जो आप मिस कीजिएगा ना, कभी कभी बड़ा जो नापी होता है उसमें जाके दिक्कत कर देता है। तो मान लीजिए सबसे पहले क्या है जो हम जानते हैं, जो आज के टॉपिक है जो खतियान के बारे में संपूर्ण जानकारी। आप लोग से अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा हो जाएगा जो हम इस चैनल पे जो भी वीडियो डालें वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए, वीडियो लंबा हो जाता है तो आज शुरू हम करते हैं। जो खतियान क्या है, खतियान के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले दोस्तों क्या खतियान होता क्या है ये हम समझते हैं। तो खतियान क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। जो खतियान सरकार द्वारा मुहैया कराया हुआ एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें रैयत, यानी अमानत के भाषा में रैयत, और वैसे नॉर्मल समझिएगा तो किसान बोलते हैं, जिसका जमीन का मालिक बोलते हैं। तो खतियान का परिभाषा ये हुआ जो सरकार द्वारा रैयत को मुहैया कराया गया एक ऐसा दस्तावेज जिसमें उसके जमीन का हर एक चीज का विवरण मौजूद रहता है। सरकार द्वारा मुहैया कराया एक ऐसा दस्तावेज जिसमें रैयत का हर एक चीज का विवरण मौजूद रहता है, तो उसे हम उस दस्तावेज को हम खतियान कहते हैं। अब खतियान का परिभाषा तो हम जान गए, आप जानते हैं जो खतियान कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों खतियान कुल 16 प्रकार के होते हैं। जैसे कोई भी खतियान होता है तो खतियान का कितना प्रकार होता है, तो खतियान कुल 16 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, खतियान कुल 16 प्रकार के होते हैं। चलिए अब 16 प्रकार का जो खतियान होता है उसका हम एक एक करके नाम जानते हैं। तो सबसे पहला नंबर पे हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं रैयती खतियान। अब ये रैयती खतियान क्या या 16 प्रकार का खतियान क्या है इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, विस्तार में जानेंगे कि करके। अभी हम पूरा पहले खतियान का नाम जान लेते हैं। तो 1 नंबर पे हो गया रैयती खतियान, 2 नंबर पे हो गया आपका केसर हिंद खतियान। ये बहुत जरूरी है दोस्त, इसको आप लोग लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट के मदद से याद भी कर लीजिएगा। दूसरा हो गया, पहला हो गया रैयती खतियान, दूसरा हो गया केसर हिंद खतियान,
तीसरा हो गया जिला बोर्ड खतियान। तीसरा क्या हो गया? जिला बोर्ड खतियान। जिला बोर्ड खतियान। चौथा आपको हो गया वकास्त खतियान। चौथा क्या हो गया? वकास्त खतियान। पांचवा हो गया जिरात खतियान। पांचवा क्या हो गया? जिरात खतियान। छठा हो गया गैर मजरुआ आम खतियान। गैर मजरुआ आम खतियान। गैर मजरुआ आम खतियान। सातवां हो गया गैर मजरुआ खास खतियान। आठवां हो गया मुस्तवाहा खतियान। मुस्तवाहा खतियान। नौवां हो गया सिकमी खतियान। नौवां हो गया क्या? सिकमी खतियान। 10वां का नाम हो गया आपको संवर्ध खतियान। 10वां क्या हो गया? संवर्ध खतियान। अब 11वां हो गया मैली लगन खतियान। 11वां हो गया मैली लगन खतियान। 12वां हो गया तनाजा खतियान। 12वां क्या हो गया? तनाजा खतियान। 13वां हो गया चेकट खतियान। 13वां क्या हो गया? चेकट खतियान। 14वां हो गया आपको रेलवे बोर्ड खतियान। 14वां हो गया रेलवे बोर्ड खतियान। 15वां आपको हो गया कायमी खतियान। 15वां क्या हो गया? कायमी खतियान। कायमी खतियान। 16वां हो गया गोरा रती खतियान। गोरा रती खतियान। देखिए बिहार सर्वे में जो भूमि के आधार पर सर्वे किया गया था उसमें खतियान का कुल 16 प्रकार होता है। 16 प्रकार आपको आपके सामने लिखा हुआ है। पहला हो गया रैयती खतियान, दूसरा हो गया केसरहिंद खतियान, तीसरा जिला बोर्ड खतियान, चौथा वकास खतियान, पांचवा जिरात खतियान, छठा गैर मजरुआ आम खतियान, सातवां गैर मजरुआ खास खतियान, आठवां मुस्तवा खतियान, नौवां सिकमी खतियान, 10वां संवर्ध खतियान, 11वां मैली लगन खतियान, 12वां तनाजा खतियान, 13वां चेकट खतियान, 14वां रेलवे बोर्ड खतियान, 15वां कायमी खतियान, 16वां गोरारती खतियान। तो रैयत के आधार पर यानी जमीन के आधार पर जो खतियान को बांटा गया है वो कुल 16 प्रकार का होता है। जैसे 16 प्रकार में कुछ खास है, जैसे मान लीजिए ये हो गया रैयती खतियान, उसके बाद गैर मजरुआ आम खतियान, गैर मजरुआ खास खतियान और सिकमी खतियान। ये जो 4 खतियान है ये 4 खतियान के जानकारी के बिना आप अमानत में या नापी में कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। तो एक वीडियो में अगर ये चारों या सब 16 खतियान के बारे में बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, 3-4 घंटे में भी नहीं खत्म होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या है? रैयती खतियान। रैयती खतियान के आधार पे अभी बहुत कुछ नापी जो भी चलता है सब कुछ चलता है। तो आप लोग ये 16 खतियान है इसका स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। जो ये सर्वे रैयत के आधार पे जमीन के आधार पे 16 तो खतियान का प्रकार है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे जो रैयत खतियान क्या है, रैयत खतियान में क्या क्या होता है, रैयत खतियान किसे कहते हैं, और बाद बाकी जो है आपका जो इम्पोर्टेंट खतियान हो गया गैर मजरुआ आम खतियान, गैर मजरुआ खास खतियान और सिकमी खतियान, ये सब के बारे में हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो आज हम सबसे पहले समझते हैं जो रैयती खतियान क्या है।
तो अभी तो हम लोग शुरुआती पीरियड में है नापी का, तो उतना डिटेल में जाइएगा नहीं, या उतना डिटेल में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं जो रैयती खतियान क्या है। तो रैयती खतियान वो खतियान होता है जिसमें नॉर्मल किसान, जिसको हम लोग टैक्स पे, यानी जिसका रसीद करता है, कुछ भी जैसे रसीद करता है, टैक्स पे करता है, उसको हम लोग रैयती खतियान कहते हैं। रैयती खतियान के अंतर्गत जितना भी खाता खेसरा, जितना भी खेसरा आता है, उस जमीन को हम कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं। यानी आमतौर के बोलचाल के भाषा में समझिए तो जिस जमीन को हम कभी भी खरीद या बेच सकते हैं, उस जो जमीन को हम खरीद या बेच सकते हैं, वो खतियान जिस खतियान के अंतर्गत, वो खेसरा जिस खतियान के अंतर्गत आता है, उसे हम रैयती खतियान कहते हैं। यानी जिस खतियान के अंतर्गत जो खेसरा है उसको हम कभी भी बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, उसको हम लोग रैयती खतियान कहते हैं। तो अब देखिए रैयती खतियान होता क्या है, रैयती खतियान में क्या क्या होता है। और रैयती खतियान में कभी कभी देखे होंगे जो अंश रकबा क्या होता है, दखल कब्जा क्या होता है, कैसे होता है, किसी के नाम पे खतियान कैसे खुलता है, इसके बारे में अब हम जानते हैं। तो देखिए कोई भी खतियान आप लोग देखे होंगे तो सबसे पहले क्या लिखा रहता है खतियान पे, रैयत का नाम। सबसे पहले क्या होता है खतियान पे लिखा हुआ, रैयत का नाम, रैयत का नाम। खतियान देखे होंगे तो ऐसा होगा, सबसे पहले रैयत का नाम, दूसरे कॉलम में लिखा होता है चौहद्दी, तीसरे कॉलम में लिखा रहता है रकबा, चौथे कॉलम में लिखा रहता है दखल कब्जा, और उसके बाद लिखा रहता है कायमी। और इससे पहले जो लिखा रहता है, सबसे पहले लिखा रहता है खाता नंबर। ऐसे रहता है खतियान। अब देखिए खाता नंबर क्या है, अब इसके बारे में समझ लेते हैं जो खाता नंबर क्या होता है। मान लीजिए आपको किसी मौजा के अंतर्गत, एक मौजा के अंतर्गत मान लीजिए 10 ठो खेसरा है, तो 10 खेसरा को मिला के कोई एक नंबर दिया जाता है जो खाता नंबर होता है। तो मान लीजिए आपका कोई किसी भी मौजा में एक खेसरा, एक खाता नंबर है, उसके अंतर्गत 5 खतियान है। तो सबसे पहले मान लीजिए खाता क्या होता है, जैसे रैयत का नाम, चौहद्दी रकबा। इसमें एक चीज हम छूट भूल गए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रैयत का नाम, बीच में सबसे मेन चीज ही हम देना भूल गए। तो यहाँ पे होता है रैयत का नाम, इसके बाद चौहद्दी को मिटा देते हैं, यहाँ पे होगा आपका खेसरा नंबर, खेसरा नंबर। उसके बाद रहता है चौहद्दी, चौहद्दी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चौहद्दी दिया रहता है रकबा, दखल कब्जा और कायमी। इसके बारे में आज हम आप लोग को पूरा डिटेल में बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है इसमें, खाता नंबर क्या होता है आप लोग समझ गए। जो मान लीजिए आपके पास 10 खेसरा है, सर्वे हुआ, तो 10 खेसरा का अलग अलग खाता नहीं हुआ, 10 खेसरा का मिला के कोई एक खाता नंबर होता है, जो आपको सबसे पहले कॉलम में लिखा रहता है, जो सबसे पहले कॉलम में लिखा रहता है। मान लीजिए पहला कॉलम में है 693, तो ये आपका हो गया खाता नंबर। इस खाता के अंतर्गत आपको जितना भी जमीन होगा वो आपको सब दर्शाया गया होगा खतियान में। जो इस खेसरा के अंतर्गत जो खतियान देखिएगा तो खाता नंबर 1 होगा, उसके अंतर्गत अलग खेसरा होगा। मान लीजिए अब रैयत के नाम में होगा कमल प्रसाद, मान लीजिए कमल प्रसाद, पेशर कुछ भी मान लीजिए ऐसे लिखा होगा, पेशर चंद्रशेखर प्रसाद, चंद्रशेखर प्रसाद। अब इसको अंश दिया होगा 4। अब दूसरे में होगा, दूसरा फिर नीचे लिखा होगा राम नारायण प्रसाद, राम नारायण प्रसाद। पेशर होगा कुछ भी मान लीजिए, जैसे लिखा होगा कुछ भी होगा। पेशर मान लीजिए जैसे चंद्रशेखर दे, इसको मान लीजिए राम नारायण, तो इसको हो गया मान लीजिए उदित नारायण प्रसाद, उदित नारायण प्रसाद। अब इसका होगा अंश में मान लीजिए 3 अंश, ठीक है। खेसरा नंबर यहाँ पे लिखा होगा, खतियान में ऐसे ही लिखा रहता है, खेसरा नंबर यहाँ पे लिखा होगा मान लीजिए 1536, रकबा होगा 70 डिसमल,
दखल कब्जा दिया नहीं होगा, यहाँ पे लिखा होगा कायमी। अब देखिए खाता नंबर तो आप लोग समझ गए होंगे, जो किसी मान लीजिए एक मौजा में आपका 10 खेसरा है तो 10 खेसरा एक खेसरा एक खतियान में देखिए जो खतियान का नंबर होता है उसे हम लोग खाता नंबर कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला है 1536, ये हो गया हमारा खेसरा नंबर। तो खेसरा क्या होता है, जब कोई भी सर्वेयर नक्शा बनाता है तो सबसे पहले जिस तरह से प्लॉट है जमीन पे उसी तरह से नक्शा एक कागज पे तैयार किया जाता है, जिसको पैमाना 64 इंच, 32 इंच या 16 इंच पे रखा जाता है। ये पैमाना क्या है, 16 इंच, 64 इंच, 32 इंच क्या है, जब हम लोग नक्शा की नापी करने के लिए जाएंगे, नक्शा को गुनिया के सारी नापी करने जाएंगे तो उसमें आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। तो अब मान लीजिए 1536 खेसरा हो गया, ये जब जो पूरा नक्शा बना देता है उसके बाद उत्तर और पश्चिम कोण से नंबर देना शुरू करता है। जैसे मान लीजिए जो भी खेसरा का जो प्लॉट होता है, खानापुरी में जो एक नंबर भरा जाता है, नक्शा पे जो लिखा रहता है एक नंबर, अलग अलग देखे होंगे किसी नक्शा पे लिखा रहता है, जो नंबर होता है उसे हम लोग खेसरा नंबर कहते हैं। रकबा का मतलब हो गया 70 डिसमल, तो ये 70 डिसमल उस जमीन का रकबा हो गया, यानी रकबा कितना क्षेत्रफल जमीन हमारा कितना, 70 डिसमल को कट्ठा धूर में बदलिएगा तो हो जाएगा उतना, ये हमारा रकबा हो गया, यानी 70 डिसमल रकबा लिखा रहता है। अब दखल कब्जा देखिए, अच्छा दखल कब्जा देखिएगा तो किसी जमीन किसी खतियान में दखल कब्जा लिखा रहेगा और किसी में नहीं लिखा रहेगा। मान लीजिए ये कमल प्रसाद और राम नारायण प्रसाद के नाम से दो आदमी के नाम से खतियान है, तो अगर सर्वे के समय ये दोनों आदमी का जमीन बंटवारा हो गया होगा तो यहाँ पे अंश नहीं होगा, उस खतियान में अंश नहीं होगा, यहाँ पे लिखा होगा जैसे ये मान लीजिए कमल प्रसाद हो गया और यहाँ पे दूसरा कोई नंबर है 2036, रकबा है 92 डिसमल, ये हो गया राम नारायण प्रसाद। यहाँ पे दखल कब्जा पे ऐसा लिखा होगा राम नारायण प्रसाद। तो देखिए जब दखल कब्जा लिखा रहता है इसका मतलब दखल कब्जा जब लिखा रहेगा तो यहाँ पे अंश नहीं दिया रहेगा, तो अंश को भी छोड़ दीजिए, दखल कब्जा के बारे में समझते हैं जो कमल प्रसाद और राम नारायण प्रसाद क्या है, क्यों दखल कब्जा में आया। तो कभी कभी क्या होता है सर्वे के टाइम में, पहले क्या होता था जो जमीन बटा हुआ रहता था लेकिन खतियान एक ही साथ बनता था। तो मान लीजिए कमल प्रसाद पेशर चंद्रशेखर प्रसाद का और राम नारायण प्रसाद पेशर उदित नारायण प्रसाद के नाम से एक खतियान है जिसमें दो खेसरा है 1536 और 2036, जिसमें एक का 1536 का रकबा है 70 डिसमल और 1536 का रकबा है 70 डिसमल और 2036 का रकबा है 92 डिसमल। तो दखल कब्जा में लिखा हुआ है यहाँ पे कमल प्रसाद और यहाँ पे राम नारायण प्रसाद। तो अब यहाँ पे कमल प्रसाद क्यों लिखा हुआ है, देखिए 1536 के सामने जो कमल प्रसाद लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ जब सर्वे हुआ था उस समय खाता खतियान तो दोनों आदमी के नाम से संयुक्त बना लेकिन जमीन बंटवारा हो गया था। तो 1536 खेसरा के सामने 70 डिसमल है, यहाँ पे कमल प्रसाद लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ जो ये 1536 जो खेसरा है उसमें कमल प्रसाद का ही अधिकार है, राम नारायण प्रसाद का अधिकार नहीं है। अगर यहाँ पे दोनों का अधिकार रहता तो कमल प्रसाद के जगह पे लिखा रहता संयुक्त। इसको समझते हैं, मान लीजिए एक और खेसरा है 2313, रकबा है 20 डिसमल, यहाँ पे लिखा है संयुक्त। देखिए ये सब समझने वाली बात है। तो 1536 में लिखा हुआ है कमल प्रसाद, तो ये 1536 खेसरा का जो मालिक हुआ वो कमल प्रसाद हो गया। 2036 में लिखा हुआ है 92 डिसमल, दखल कब्जा में लिखा हुआ है राम नारायण प्रसाद, तो इसका मतलब हुआ जो इस खेसरा में 2036 खेसरा में राम नारायण प्रसाद का ही पूरे हिस्सा होगा, इसमें कमल प्रसाद का हिस्सा नहीं होगा। खतियान तो दोनों आदमी के नाम से खोला हुआ है लेकिन दखल कब्जा में है राम नारायण प्रसाद, तो इसमें सिर्फ राम नारायण प्रसाद का हिस्सा होगा। अब देखिए 2313 खेसरा है जिसका रकबा है 20 डिसमल, इधर है दखल संयुक्त। तो अब संयुक्त में समझिए तो इसका मतलब हुआ 2313 में जो भी रकबा है जितना भी है वो दखल दोनों आदमी का संयुक्त है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अंश दिया हुआ है तो ठीक है, अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए जो यहाँ पे अंश नहीं है तब क्या होगा,
जो कमल प्रसाद और राम नारायण प्रसाद के नाम से खतियान है, तो 2313 में जो खतियान का रकबा है 20 डिसमल, वो दोनों आदमी का संयुक्त हुआ, यानी 10 डिसमल हो गया कमल प्रसाद का और 10 डिसमल हो गया राम नारायण प्रसाद का। अब देख लीजिए, समझिए इसको, ये तो समझ गए जो दखल कब्जा क्या है, रकबा खतियान में कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब ये मान लीजिए यहाँ पे अंश भी नहीं दिया हुआ है, तब क्या मतलब होगा? अगर अंश नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे कायमी लिखा रहता है, अगर किसी भी खतियान पे अंश नहीं दिया रहता है, मान लीजिए अभी अंश को हम लोग साइलेंट कर लेते हैं, जो अंश नहीं है इसका इससे अंश नहीं है, तो इस खतियान का क्या मतलब होगा? तो कमल प्रसाद और राम नारायण प्रसाद के नाम से खतियान है, खेसरा है 1536, 2036, 2313। 1536 में आपका 70 डिसमल, 2036 में है 92 डिसमल और 2313 में है 20 डिसमल। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो दखल कब्जा में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो कमल प्रसाद और राम नारायण प्रसाद का जो भी रकबा है या जो भी खेसरा है, उसमें दोनों का बराबर का हिस्सेदारी है। अगर इसको ऐसे समझा जाए तो कमल पर ये 70 डिसमल है, तो हिस्सेदारी किसका हो गया? कमल प्रसाद और राम नारायण प्रसाद का, तो दोनों का हिस्सा हो जाएगा 70 का आधा 35-35 डिसमल। इसमें हो जाएगा 92 डिसमल, 92 डिसमल का आधा हो गया आपको 46 डिसमल, इसमें हो गया 20 डिसमल। तो खतियान के बारे में तो आप लोग इतना कुछ जान के होंगे। अब मान लीजिए जो इसमें दिया हुआ अंश 4 और इसमें 3, दखल कब्जा कुछ भी नहीं है, ऐसे ही खतियान है। तो अब ये जो अंश 4 और अंश 3 है, ये कैसे निकालें? ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नापी में जानने के लिए, जो अंश कैसे निकाला जाता है, इसको आप लोग बहुत गौर से देखिएगा, ताकि आप लोग को खतियान से रकबा निकालने में कुछ भी आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए, अब इसको समझते हैं थोड़ा ढंग से। अब देखिए, 1536 खेसरा में रकबा हो गया 70 डिसमल, 70 डिसमल। अब इस 70 डिसमल रकबा में कमल प्रसाद का अंश है 4 और राम नारायण प्रसाद का अंश है 3। तो दोनों का कितना कितना रकबा होगा, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, जो हमको अंश को जोड़ लेना है। तो अंश टोटल कितना हो गया? अंश टोटल हो गया 4 और 3 7। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख के समझेंगे तो बहुत आसान होगा। कमल प्रसाद का अंश हो गया 4 अंश और राम नारायण प्रसाद का हो गया 3 अंश। राम नारायण प्रसाद का हो गया 3 अंश, 3 अंश। अब क्या करेंगे, जो 4 और 3 को जोड़ लेंगे तो दोनों कितना हो गया? 7 अंश, 7 अंश हो गया। अब हमारा एक खेसरा को निकालना है। अब एक खेसरा में निकाल को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए खेसरा नंबर 1536 का रकबा है कितना? 70 डिसमल। तो टोटल कितना अंश जोड़े इसमें? 70 डिसमल में क्या है? कमल प्रसाद का 4 अंश और राम नारायण प्रसाद का 3 अंश, तो दोनों को जोड़ ले तो हो गया 7 अंश। तो अब इसमें एक आदमी का यानी कमल प्रसाद का कितना हिस्सा होगा और राम नारायण प्रसाद का कितना कितना हिस्सा होगा, इसके बारे में हम जानते हैं। तो टोटल जमीन कितना हो गया? 7 अंश, दोनों को जोड़ लिए तो 7 अंश। हमारा रकबा कितना है 1536 में? 70 डिसमल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 70 डिसमल ले लेंगे। 70 डिसमल में दिखाई दे रहा होगा, 70 डिसमल में कितना आया आपको? अंश कितना आया? दोनों का अंश जोड़ लिए तो 4 और 3 7। तो इसमें हम लोग 7 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा? 10 सत्ते 70 कट गया। यानी एक अंश बराबर जब निकलेगा ना, वहां पे भाग दे के जो भी होगा वो एक अंश हो जाएगा। तो एक अंश बराबर हो गया हमारा 10 डिसमल। तो अब कमल प्रसाद का कितना अंश है? कमल प्रसाद का अंश हो गया 4। तो 4 अंश है, तो एक अंश अभी हम लोग निकाले हैं 10। तो 10 से इसमें गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 डिसमल। इसी तरह राम नारायण प्रसाद का
राम नारायण प्रसाद का अंश है 3, तो 3 गुने 1 हमारा अंश कितना निकला है 10, तो 10 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 30 डिसमल। इसी तरह मान लीजिए 92 है, खेसरा नंबर 2036 में कितना डिसमल है 92 डिसमल। तो अंश हमारा कितना आया, 4 अंश हो गया कमल प्रसाद का और 3 अंश हो गया राम नारायण प्रसाद का, तो 4 3 7। अब 7 से 92 में भाग दे देंगे, तो भाग दे के देखते हैं कितना होगा, 7 इकाई 7, 9 में से 7 गया 2, फिर ये 2 उतरा, 7 या 21, कट गया आपको 1 बचा, फिर दशमलव, फिर 0, 7 इकाई 7 3, फिर यहाँ पे एक 0 लेते हैं, 7 चौक 28। तो अब आगे नहीं लेते, यहाँ पे 2 बचा, तो कितना हो गया 13.14 इस खेसरा के लिए। तो 13.14 जो निकला ये हमारा, ये हो गया एक अंश हो गया। तो अब इस खेसरा में हम निकालेंगे कमल प्रसाद का हिस्सा। कमल प्रसाद का हिस्सा कितना है 4 अंश, तो 4 गुने 1 अंश हमारा निकला है 13.14, तो 13.14 को हम लोग 4 से गुना कर देंगे। तो चलिए 13.14 को 4 से गुना करते हैं तो कितना होगा, 4 चौका 16, 1 चौका 4 1 5, 4 तिया 12, 1 हासिल 1, 1 चौका 4 1 5, 5256, और 1 2 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 52.56 डिसमल। इतना हो गया कमल प्रसाद का, इतना हो गया कमल प्रसाद का। हाँ, कमल प्रसाद का। अब राम नारायण प्रसाद का है 3 अंश, तो राम नारायण प्रसाद का है 3 अंश, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, हमारा एक अंश आया है 13 कितना है 13.14, तो 13.14 को अंश है राम नारायण प्रसाद का 3, तो 3 से गुना कर देंगे, 4 तिया 12, 1 तिया 3 1 4, 3 तिया 9, 1 तिया 3, 39.42 डिसमल। कितना हो गया 39.42 डिसमल। अब देखिए दोनों को जोड़ लेंगे तो 52 अब इसको जोड़ लेते हैं, जो कितना हो गया कमल प्रसाद का, देखते हैं जमीन पूरा कि नहीं। कमल प्रसाद का हो गया 52.56 डिसमल, 52.56 डिसमल, और राम नारायण का हो गया 39.42 डिसमल। तो दोनों को जोड़े 6 2 8, 5 4 9, 9 2 11, 5 3 8 1 9। देखिए यहाँ पे है 92 डिसमल और यहाँ पे है 91.98 डिसमल। तो ये पॉइंट में 2 का अंतर क्यों आ गया, तो ये गणित के भाषा में हम सब लोग जानते हैं, जो अगर दशमलव के बाद 3 अंक आता है तो दूसरे अंक को 1 बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे जो 5 6 आया था इसको 7 कर देंगे क्योंकि ये नियम है, और यहाँ पे 5 6 और 4 4 2 आया है तो इसको हम लोग 3 कर देंगे, क्योंकि ये गणित का नियम है। अगर दशमलव के बाद 3 अंक आ रहा है तो तीनों को आप नहीं लिखते हैं, तो जो दशमलव के बाद 2 अंक बचा है उसमें आप 1 प्लस कर दीजिए, तो आपका वही रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3 कर लेते हैं, ये गणित का नियम है। तो 4 3 7, 7 3 10, 1 5 4 9, 1 10, 9 2 11, 1 12। ठीक है, 92 डिसमल हो गया, 92 डिसमल पूरा हो गया। तो अंश निकालना नॉर्मली इतना आसान है, जो जितना अंश खतियान पे दिया हुआ है उसको जोड़ के, और जो भी हमारा डिसमल है उसमें अगर अंश से भाग दे देंगे तो हमारा एक अंश निकल जाएगा, और उस एक अंश को जितना अंश दिया हुआ है उससे गुना कर देंगे तो उसका पूरा पूरी रकबा निकल जाएगा। तो आशा करते हैं जो आप लोग खतियान के बारे में पूरा डिटेल समझ गए होंगे,
और एक चीज और, हम अंश के बारे में तो समझ गया, और एक चीज और हम आपको बता रहे हैं जो खतियान में बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए ये एक खेसरा है, ये एक खेसरा है, 693 है, ऐसे खतियान है 693। अब यहाँ पे दखल कब्जा में दिया होगा, मान लीजिए सुधीर कुमार, सुधीर कुमार अवैध दखल, अवैध दखल। अब इसका मतलब क्या होता है समझिए। मान लीजिए सर्वे के टाइम में कोई जमीन है जो कमल प्रसाद के नाम से है, कमल प्रसाद के नाम से, मान लीजिए ये एक खेसरा है, ये एक प्लॉट है जिसका खेसरा नंबर है 1536। ठीक है, जब सर्वे हो रहा है, जब सर्वे हो रहा होगा, जिस टाइम में सर्वे हुआ होगा उस समय 1536 खेसरा का जो जमीन का पेपर होगा वो होगा कमल प्रसाद के नाम से, लेकिन उस जमीन पे कब्जा होगा, कब्जा है मान लीजिए सुधीर कुमार का। देखिए समझने वाली बात है, 1536 एक खेसरा है जिसका पेपर यानी जो जमीन का कागजात होता है, केवाला हो खतियान हो, वो है कमल प्रसाद के नाम से। लेकिन सर्वे के टाइम में कमल प्रसाद अवेलेबल वहां पे नहीं है, उपस्थित नहीं है, लेकिन जमीन का जो दखल, अगर ये उपस्थित नहीं है, दखल जमीन कब्जा इसके अंदर सुधीर कुमार के कब्जा में नहीं होगा, तब तो कोई बात नहीं, यहाँ पे दखल कब्जा किसी का नहीं होगा, कमल प्रसाद के नाम से है तो कमल प्रसाद के नाम से जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 1536 का कागज पत्र जो भी है वो कमल प्रसाद के नाम से है, वो सर्वे के टाइम में उपस्थित नहीं है और उस जमीन के कब्जा है सुधीर कुमार के नाम से, तब सर्वेयर क्या करेगा, तब कैसे खाता खुलेगा? ये बहुत जरूरी बात है समझना, खतियान के बारे में ये सबसे बहुत ही जरूरी बात हो जाता है। तो उस समय सर्वेयर क्या करेगा, जो खाता खोलेगा, खाता रैयत के नाम में, खाताधारी के नाम में जो नाम होगा वो होगा कमल प्रसाद, सब कुछ सेम, लेकिन यहाँ पे लिखेगा, दखल कब्जा में लिखेगा सुधीर कुमार अवैध दखल, क्योंकि ये वहां पे उपस्थित नहीं है, जमीन है इसके कब्जा पे, तो खाता खोला कमल प्रसाद के नाम से, क्योंकि खाता उसी के नाम से खुलता है जिसको सर्वे से पहले जिस आदमी के नाम से उसका पेपर रहता है, यानी केवाला हो या पुराना खतियान हो, कुछ भी हो। अगर ये यहाँ पे उपस्थित नहीं है इनके नाम से, आपको अवैध दखल खुल गया, क्योंकि इसमें अवैध दखल में इनका नाम आया, क्योंकि जमीन उस टाइम इनके कब्जा में था। अब इसका सुधार कैसे होगा? मान लीजिए जब सर्वे हो गया, कुछ देर के बाद, कुछ दिन के बाद, साल 2 साल के बाद, कमल प्रसाद बोलेगा सुधीर कुमार को, जो ये हमारा खेसरा है, आप इसको हमको दे दीजिए। तो वैसे तो अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं देगा तो ये क्या करेगा, कमल प्रसाद क्या करेगा, सिविल में जाके केस करेगा, सिविल में जाके केस करेगा, जो ये जमीन हमारा है लेकिन हम तभी नहीं थे, तो ये जमीन खुल गया, खाता इसमें अवैध दखल आ गया सुधीर कुमार के नाम से, सुधीर कुमार के नाम से ये केस करेगा सुधीर कुमार के नाम से। तो कोर्ट क्या करेगा, सिविल से सुधीर कुमार के पास एक नोटिस आएगा, जो आप इस जमीन पे किस आधार पे कब्जा किए, अगर आपके पास कोई पेपर है तो दीजिए। इनके पास नोटिस आया, अगर इनके पास कोई कागज होगा जिस कारण से इनका दखल कब्जा था जमीन पे, वो कागज दिया, अगर वो कागज लीगल तौर पे सही होगा तो इस खतियान पर से तारपिन करा के इसका नाम हट जाएगा, इसका नाम आ जाएगा। अगर ये खतियान किसी, इनके पास कोई कागज नहीं है, वैसे ही जमीन कब्जा किया हुआ है, तो केस करने के बाद सिविल क्या करेगा, जो इनका नाम अवैध दखल में से हटा देगा, खतियान तो वही रहेगा लेकिन एक तारपिन करके खतियान देगा जिसपे इसका नाम हटा देगा, खतियान हो जाएगा कमल प्रसाद के नाम से। तो खतियान के बारे में पूरा कुछ समझ ही गए। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है जो अंश कैसे निकाला जाता है, तो अंश रकबा वैसे ही निकाला जाता है। मान लीजिए किसी खतियान पे जितना अंश दिया हुआ, जितना रैयत का नाम होगा, उस सब अंश को जोड़ के आप डिसमल, जितना उसका रकबा होगा उस डिसमल में भाग दे दीजिएगा तो उसका एक अंश निकलेगा, और एक अंश निकल गया तो उसे जिसका जितना अंश दिया हुआ है उसको आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब कभी आगे के वीडियो में
3 खतियान और है, गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास और सिकमी खतियान, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है सिकमी खतियान क्या है, तो कुछ आगे जाके हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो आशा करते हैं जो आप लोग खतियान के बारे में पूर्णतः समझ गए होंगे। जो अगर समझने में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो, और भी अच्छे-अच्छे टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। जिस भी आधार पे आप कमेंट कीजिएगा उसके आधार पे हम वीडियो बना के आपको समझाने का पूर्णतः कोशिश करेंगे। और हमारा यही कोशिश रहेगा जो कम से कम आप जमीन का नापी कीजिए नहीं कीजिए, अमीन या सर्वेयर लेखपाल बनिए या नहीं बनिए, लेकिन कम से कम अपने जमीन के बारे में पूर्णतः जान लीजिए। जो हमारा खतियान कितना है, नक्शा कितना है, रकबा कितना है, लीगल हमारे जमीन पे किसका अधिकार है, कोई हमको बांट के दे रहा है तो कितना दे रहा है, ये सब सही है कि गलत है, नहीं है। क्योंकि आज के डेट में अमीन खटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके साथ साथ पैसा और समय दोनों जाता है। अगर आप लोग इस वीडियो के माध्यम से, जो हमारे चैनल के माध्यम से जो थोड़ा बहुत भी अमीन का जानकारी या नॉलेज हो जाएगा, तो आप लोग अगर कोई आपके विपक्ष में अमीन रख रहा है तो वहां पे आपको अमीन का जरूरत नहीं होगा, आप लोग खुद अपने से समझ लीजिएगा। तो दोस्तों, हमने भरपूर कोशिश किया जो आपको खतियान के बारे में पूर्णतः जानकारी दे दें, और हमको ऐसा विश्वास भी है कि आपको जानकारी पूर्णतः मिल गया होगा। फिर भी अगर कभी कहीं पे मिस हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, तो उसको आप लोग हमें जहाँ पे समझ में नहीं आया होगा तो उसको हमको आप कमेंट कीजिए, हम उसको कोशिश करेंगे जो हर संभव आपको हम उस कमेंट का उत्तर दे। अगर कोई खास जानकारी हो, विशेष जानकारी हो, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहता है, उस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, हम आपको भरपूर जानकारी प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि मनोबल बना रहता है, उससे हम लोग और मेहनत करके और अच्छी वीडियो बना सकते हैं। तो कल के वीडियो में हम देखेंगे जो किसी भी जमीन का रकबा यानी क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम जानेंगे जो रकबा कैसे निकाला जाता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।